सर आईएसआई का क्या रोल है इंडिया के अफेयर्स में? क्योंकि इंडिया वाज बोर्न विद वन मेजर प्रॉब्लम। कश्मीर जिस दिन हम आज़ाद हुए 15 अगस्त को, उस दिन हमारा पार्ट नहीं था। सदियों से बॉर्डर के अटैक्स चलता आया है। वो ये है कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। और इस लेवल की कैपेबिलिटी रखती है आईएसआई? क्या आज भी ऐसा कुछ कर सकते हैं वो? भाई हर छोटे बड़े उसके हाथ में AK-47 थी। एक स्टेप ऑलरेडी ले लिया है, बहुत सारे टेररिस्ट जेलों से बाहर निकाल दिए। पुलिस हमेशा नेगेटिव नहीं हो। करप्शन तो आपने खुद ही बोल दिया, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में है। पुलिस के पास कौन सी स्पेशल पावर्स आ जाती हैं? देखते ही गोली मारने के आदेश। खून का बदला खून से लेंगे टू FIR। लाठीचार्ज कितना फ्रीक्वेंट है सर पुलिस में? टेक्नोलॉजी किसी काम आती है? बेटा क्या खट से गोली चला दीजिए, बहुत आसान है। क्या पॉलिटिशियन एक्चुअली में माँ बाप होते हैं? कि सर आपको मेरी थोड़ी ज़्यादा सुननी पड़ेगी। मैं प्रयागराज में था JSP, वहाँ पे कटे हुए लोग पड़े थे, वहाँ औरतों के साथ ये हो गया, ये इस तरह के रूमर फैला। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं एक बहुत सीनियर IPS ऑफिसर, रिटायर्ड DGP और नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। उनकी लाइफ स्टार्ट हुई नॉट फ्रॉम प्रिविलेज, ही स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट्स। पानीपत के एक गाँव से IIT पहुँचे क्योंकि ही वॉज अ मैथ प्रोडिजी। IIT पहुँचने के बाद UPSC क्रैक करके सिविल सर्विसेज में गए। एक बहुत इलस्ट्रियस और बहुत वाइड स्पैनिंग करियर रहा उनका। कुछ ऐसे एरियाज़ में उन्होंने काम करा जो नॉर्मल आपको IPS के करियर में नहीं मिलते। उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी पे बुक्स लिखी, साइबर सिक्योरिटी पे बुक्स लिखी, बहुत सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स करे। स्पोर्ट्स में बहुत गहराई से काम किया, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ध्यान से देखा, पुलिसिंग बहुत अच्छे से समझी, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। तो आज मैं उनसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा डिटेल में। आई विल टॉक अबाउट राइट्स, कर्फ्यूज़, द रोल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज इन इंडिया। आई विल टॉक अबाउट sports and UPSC, and I'll just try to gain from his experience. But more importantly, आप नोटिस करोगे जब आप ये एपिसोड देखोगे that he is very humble, very simple and a very likable, genuinely happy-go-lucky type of a soul, which is the type of person you want to see wearing the uniform. That is, I believe, one of the most impressive things about me. अब ज़्यादा ना बोल के एपिसोड में चलते हैं. Let us begin. But before we begin, my request to you is, अगर आपने नहीं किया है तो please do subscribe to the channel. हमारी टीम के मोराल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप वो करते हैं तो हमें अच्छा लगता है. थैंक यू. वेलकम अशोक सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच। सर आपने इतना सारा एक्सपीरियंस कैदा कर रहा है, आपने बहुत बड़े बड़े पोस्ट हैंडल करे हैं और सर आपने बहुत अथॉरिटेटिव बुक लिखी है एक इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे, जो आज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है. इंटरनल सिक्योरिटी के सर बहुत सारे चैलेंजेस हम जानते हैं. एक ऐसा चैलेंज है सर जो बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज पोज करती हैं, जिसके बारे में जाहिर बात है क्योंकि सीक्रेटिव है नेचर, ज़्यादा पता नहीं चलता. सर ISI का क्या रोल है इंडिया के अफेयर्स में, कितना उनका इन्वॉल्वमेंट है और सर कोई क्या एक्सपीरियंस रहा है आपके पास जो आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, जो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी है, वो जो आपने सवाल पूछा उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। क्योंकि इंडिया वाज बोर्न विद वन मेजर प्रॉब्लम ऑन द नेशनल सिक्योरिटी फ्रंट, एंड दैट इज़ कश्मीर. ठीक है, तो कश्मीर जिस दिन हम आज़ाद हुए 15 अगस्त को, उस दिन हमारा पार्ट नहीं था. जी सर. उसके बाद हमको पता है कैसे पाकिस्तान ने ट्राई किया, ट्राइबल्स के फॉर्म में अपनी आर्मी भेजा, कैसे LOC बनी हमारी आर्मी. जब एक्सेशन, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन राजा हरी सिंह ने साइन किया, उसके बाद LOC बनी. वो LOC पॉइंट ऑफ कंटेंशन है आज तक. जी. ठीक है, पाकिस्तान ने उसको लेने का पूरे कश्मीर को लेने का 2-3 बड़े अटैम्प्ट किए. 47 में पहला अटैम्प्ट था, फिर 65 हुआ, फिर 71 हुआ. तो 71 के बाद पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि वो इंडिया से सीधे सीधे वार में नहीं जीत सकता. ठीक है, तो उस 71 के बाद पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई कि जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी वार पॉलिसी, इनडायरेक्ट वार, प्रॉक्सी वार. और उस प्रॉक्सी की हैंडलिंग सारी ISI के पास है, आप ये समझ लीजिए. ओके. तो और उसका एक मोटो या थीम जो कहीं ना कहीं से निकल के सब पहुंच ही जाता है, वो ये है कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स. ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स. 1000 कट्स, कि इंडिया में इतने छेद पैदा कर दो खुद ही ब्लीड होके ख़त्म हो जाए. ये उनकी पॉलिसी है. ये उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है. भुट्टो ने भी बोला था ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी. यस. तो जो ISI के डॉक्यूमेंट से पता चल जाता है. तो ये कोशिश करते हैं कि भाई फेक करेंसी के थ्रू कर दो, डायरेक्ट टेररिज्म फैला दो, इनडायरेक्ट टेररिज्म फैला दो, कम्युनलिज्म फैला दो. जितने देश में हमारे जितने भी
जो एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स होते हैं उनको सपोर्ट करो, उनको वेपन्स भेज दो, ठीक है ना। तो ये विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से आईएसआई हमारे यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करने के चक्कर में रहती है। और मेरी सोच है कि 71 के बाद इस पॉलिसी का फर्स्ट मैनिफेस्टेशन क्या था, वो था पंजाब टेररिज्म। क्योंकि आईएसआई ने ये देख लिया कि कश्मीर और बाकी देश के बीच में पंजाब है, और पंजाब हमारा सदियों से बॉर्डर के अटैक झेलता आया है। एक वेलियंट लोग हैं वहाँ के, हमेशा से वॉरियर्स रहे हैं, फेस किया उन्होंने, वार्स फेस किए हैं। और हमारे बॉर्डर का स्टेट है, आर्मी में भी हमारे बहुत सारे पंजाब के लैंग्वेज की एफिनिटी है सर, पंजाबी बोलते हैं वहाँ लोग। हाँ, नहीं, और आर्मी में बहुत सारे हमारे जनरल्स सब वहाँ के हैं। तो उनका ये था कि पंजाब अगर टूट जाएगा फिर कश्मीर लेना तो बहुत आसान है। बेसिकली उन्होंने पंजाब में इतने सारे वेपन्स, अचानक से AK-47 कहाँ से आ गई? तो इट वाज ऑल काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो वो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था। जब पंजाब टेररिज्म पीक पे था तब उन्होंने कश्मीर में शुरू किया 89 में। सर मैं एक बुक पढ़ रहा था श्री रमेश इंदर सिंह की, जो वहाँ पे अमृतसर में ही वॉज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो उनके साथ सर एक कॉन्वर्सेशन भी होने वाली है अभी। सर उसमें उन्होंने लिखा है कि दे हैड इक्विपमेंट विच वॉज स्टेट ऑफ द आर्ट, RPG लॉन्चर्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, AK-47, एडवांस सब मशीन गन्स, प्रॉपर फोर्टिफिकेशन, जिसको तोड़ने के लिए पहले आर्मी के टैंक भेजे गए, फिर उसके बाद स्पेशल फोर्सेस गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। सर इस लेवल की सोफिस्टिकेशन और इस लेवल की कैपेबिलिटी रखती है आईएसआई, क्या आज भी ऐसा कुछ कर सकते हैं वो? देखिए, जब एक पूरा देश आपके पीछे हो तो किसी लेवल के सोफिस्टिकेशन पे चले जाओ भाई। हर छोटे बड़े उसके हाथ में AK-47 थी, RDX कितना कॉमन था आपको पता है, बम ब्लास्ट कितने होते थे। तो ये सर्टेनली पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड था, इसमें कोई 1% डाउट नहीं है। अचानक से इतनी सारी AK-47 कहाँ से आएंगी? आपको तो पता है हमारे देश भी तो आर्मी के पास थी, वो कहीं से एक भी उससे बाहर जा नहीं सकते, इसीलिए फेंसिंग करना पड़ा। तो आईएसआई का रोल उसके बाद जो हम थोड़ा उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पूरा कर दूं, फिर उन्हें कश्मीर में फैलाया। जब कश्मीर में चीज़ें आउट ऑफ वो होने लग गई तो फिर उन्हें पूरे देश में फैलाया, जिसको हम इंटरलैंड टेररिज्म बोलते हैं। 93 के मुंबई ब्लास्ट, 2008 का आपको पता है मुंबई अटैक 26/11 वाला। तो ये सब, और बीच में कितनी सारी जगह पे ऑलमोस्ट देश के कम से कम 20-25 बड़े शहरों में ब्लास्ट हुए होंगे। तो ये सब के पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई। सर आज भी कुछ ऐसा चल रहा है जो पोटेंशियली उनके लिए एक मौका बन सकता है, बांग्लादेश, क्या आपको कोई कनेक्शन लगता है सर? देखिए, बांग्लादेश का काफ़ी बड़ा कनेक्शन है। मेरे विचार से पाकिस्तान जो पिछले कई सालों से अमेरिका का गुस्सा झेल रहा था, उसके बाद जब ये ओसामा बिन लादेन वहाँ से पकड़ा गया, मारा गया वहाँ पे, तो विद इन पाकिस्तान एक तरफ तो वो बोल रहे थे परवेज़ मुशर्रफ साहब कि भाई हम फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में अमेरिका के साथ हैं, और दूसरी तरफ उनका जो सबसे मेन कल्प्रेट था वहीं पे पाकिस्तान में छुपा रखा था, अबोटाबाद में। हाँ, अबोटाबाद में। तो अमेरिका को समझ आ गया था कि ये डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान। राइट। तो उस दिन के बाद से उन्होंने उसके अगेंस्ट दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए, ग्रांट कम की, ठीक है। तो अमेरिका पाकिस्तान के एक प्रकार से अगेंस्ट चल रहा था, टफ चल रहा था। पर समहाउ कैसे मैनेज किया आईएसआई ने पाकिस्तान की, तो उसके बाद इकोनॉमी खत्म होती चली गई, वो सारा उनकी एड पे बेस्ड था। तो उन्होंने कैसे मैनेज किया कि पिछले 2 साल में कुछ ना कुछ गेम हुआ है, अमेरिका भी उसके साथ और चाइना भी उसके साथ है। ऐसा कैसे हुआ सर? अब इसके बारे में तो और एनालिसिस करना पड़ेगा, फॉरेन रिलेशंस की बात है। पर हम बांग्लादेश का जो आपने सवाल पूछा है जी, उसमें शेख हसीना ने क्लियर आरोप लगाया है, अगर आपने देखा हो तो। जो उनका सेंट मार्टिन आइलैंड था, वहाँ पे अमेरिका बेस बनाना चाहता था, वो शेख हसीना ने मना किया, इसलिए उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने में उन्होंने एनर्जी लगाई है। दिस इज़ शेख हसीना का आरोप। पर मैं इसको कहीं ना कहीं इसके पीछे पाकिस्तान भी है, ये भी मैं देखता हूँ। क्योंकि जिस दिन से बांग्लादेश क्रिएट हुआ, पाकिस्तान को ये तो है कि हमारे 2 टुकड़े करा दिए इंडिया ने, वो तो इंडिया को ब्लेम करते हैं हमेशा। तो और बीच में फिर से गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की रही, प्रो इंडिया नहीं रही। शेख हसीना का रजीम था जिसमें फुल्ली प्रो इंडिया रही गवर्नमेंट, बिल्कुल। क्योंकि शेख हसीना तो इंडिया में ही ज़्यादा ग्रो हुई है ना, तो चाणक्यपुरी में रही है, शेल्टर लेके यहीं पढ़ी है। तो शेख हसीना गवर्नमेंट जब से आई थी 2010-11 के आसपास, तो इन्होंने आते ही हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट बेस जितने थे बांग्लादेश में सब खत्म कर दिए, सब जेल में डाल दिए। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा प्रो इंडिया, इंडिया फ्रेंडली स्टेप्स इन्होंने लिए थे।
जिसका हमारी नॉर्थ ईस्ट के टेररिज्म ख़त्म करने में काफ़ी बड़ा रोल रहा। परंतु अब जो है मेरे को लगता है जब से इसका ओवरथ्रो हुई है ये गवर्नमेंट, तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को फिर से इम्पैक्ट करेगा। और इन्होंने एक स्टेप ऑलरेडी ले लिया है, बहुत सारे टेररिस्ट जेलों से बाहर निकाल दिए इन्होंने। अच्छा, हाँ, वो हमें इम्पैक्ट करेगा। कैसे सर, आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म स्टार्ट होगा, बिल्कुल कर सकता है, इंक्रीज होगा? देखिए वो तो हमारी भी अलर्टनेस है, मतलब संभावना है। कई बार बहुत सारी चीज़ों में संभावनाएं होती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब चैलेंज बढ़ गया, मतलब हमारे लिए जी। जो पिछले 10 साल में बहुत सारा कंट्रोल हो गया था, सर। 10 से 15 साल में नॉर्थ ईस्ट टेररिज्म, एक्सेप्ट मणिपुर, कहीं कुछ बचा नहीं। मणिपुर में भी आपसी लड़ाई है उनकी, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया था, तो वो उसमें वापस सब इंक्रीज की संभावना रहेगी। मेरी सर इंप्रेशन ये है, क्योंकि मैं IRS में रहा हूँ और सेमी यूनिफॉर्म जॉब है, टू सम एक्सटेंट आई फेल्ट दैट नोबडी रियली लाइक्स द पुलिस और द IRS, जेन्युइनली स्पीकिंग। सब जब पास आते हैं तो अच्छे से ही बात करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, बट मन में पॉपुलेशन में, जनता में वो रिस्पेक्ट नहीं है जो आर्म फोर्सेस की है फॉर एग्जांपल। इसका सर फंडामेंटल रीज़न क्या है? क्योंकि ये भी सर ज़रूरी है बोलना कि हर किसी का कोई ना कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ होता है। देखो फंडामेंटल रीजन 2-3 है। आप आर्म्ड फोर्सेस वर्सेस पुलिस की बात करिए, सबसे बड़ा कारण है कि आर्म्ड फोर्सेस जो है ना देश के दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो आउटसाइड द बॉर्डर्स हैं, Right. ठीक है। तो वहाँ पे पूरा देश एक है कि भाई हमें पाकिस्तान अटैक करेगा, चाइना अटैक करेगा, बांग्लादेश करेगा, तो हमें उसके अगेंस्ट अपने को सिक्योर करना है। तो इसलिए वहाँ पूरा देश एक है। पर पुलिस क्या कर रही है, जो हमारे इंटरनल दुश्मन है, या दुश्मन ना कहो, उनको नेगेटिव फोर्सेज हैं, उनके अगेंस्ट लड़ रही है, ठीक है ना। जो क्रिमिनल है कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर कर रहा है, उसके अगेंस्ट लड़ रही है। फिर और दूसरे आपसी झगड़े हैं, कम्युनल राइट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पुलिस एक्शन ले रही है, तो वहाँ पे हम सब एक नहीं हैं, वी आर ऑल पार्टीशन। तो आधे लोगों को पुलिस का एक्शन पसंद आएगा, आधे को नहीं आएगा। हाँ। तो उस पर उंगली उठ जाती है। सर बात ठीक आप एनकाउंटर की बात करिए, आधे लोग पसंद करेंगे एनकाउंटर ठीक हुआ, आधे कहेंगे गलत हुआ, ह्यूमन राइट्स की बातें करेंगे। तो इसलिए पुलिस के एक्शन पे जो, क्योंकि आर्मी देश के बड़े दुश्मन से लड़ रही है, इसलिए उसके खिलाफ कभी वो नहीं आएगा, उसके फेवर में रहती है हवा। जबकि पुलिस जो है हमेशा वो पुलिस का एरिया डिफ़िकल्ट है। दूसरा पॉइंट हो रहा है, दूसरा पॉइंट ये है कि बॉर्डर के पार किसी ने आप पे अटैक किया, खट से गोली चला दीजिए, बहुत आसान है। अब नक्सल हैं हमारे और हैं अंदर में, कोई यहाँ पे अटैक कर रहे हैं पुलिस पे, आप ऐसे ब्लाइंडली गोली नहीं चला सकते कि अब तक सिविलियन मर जाएं, तो कितना बड़ा हंगामा होगा। तो हमारा टास्क डिफ़िकल्ट है टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल और टेररिस्ट और एनिमी विद इन द कंट्री। टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। एक टेररिस्ट को ढूंढने में कई बार 5-7 निर्दोष के पीछे हमें सर्च करनी पड़ती है, यानी क्या क्या करना पड़ता है, तो वो काम हमारा आसान नहीं है। तीसरा और लास्ट पॉइंट, पुलिस की जो वो है, जिसे बोलेंगे पुरानी हिस्ट्री, जो हमारा एक इतिहास रहा है, लिगेसी, वो ब्रिटिश लिगेसी है, ब्रिटिश टाइम की। और कॉलोनियल लिगेसी में कहीं ना कहीं पुलिस को या तो लगान वसूलने के लिए यूज किया जाता था, ज़बरदस्ती जो नहीं दे पा रहा उसकी पिटाई कराओ, लगान वसूलो या उसे बंद करो, या आज़ादी के आंदोलन को क्रश करने के लिए किया जाता था। तो वो एक नेगेटिव माइंडसेट पुलिस की इमेज बनी हुई है, जिसको फिल्मों ने भी और ज़्यादा हाईलाइट किया। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं, बड़े फैक्टर्स हैं, जहाँ पुलिस की इमेज जिसकी वजह से डाउन है। वैसे मैंने किताब लिखी है खाकी में इंसान, ह्यूमन इन खाकी, वो इसी पर्पज़ से लिखी है कि भाई पुलिस हमेशा नेगेटिव नहीं होती, पुलिस बहुत सारे पॉजिटिव काम भी करती है और कर सकती है। सिर्फ अगर यहाँ पे अच्छे लोग आएँ, संवेदनशील लोग आएँ, जो विक्टिम्स का ख्याल रखें, पीड़ित के फेवर में पुलिसिंग करें, तो सर्टेनली ये इमेज बदली जा सकती है जी। पर ऐसा हो नहीं पाता है हमेशा। मतलब सर इमेज की बात तो बिल्कुल आप, मैं सहमत हूँ उससे, बट सर देर आर केसेस, करप्शन पर्टिकुलरली, ह्यूमन राइट छोड़ देते हैं सर, ग्रे एरिया है, बट कुछ चीज़ें जो हैं ही, जो दिखती भी हैं और जो पेनफुल भी लगती हैं, वो सर करप्शन वाले केसेस हैं। और हर किसी को कुछ ना कुछ यही इंप्रेशन चलता है दिमाग में। यही है सर पुलिस के लिए और यही है IRS के लिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये होता क्यों है? क्योंकि आई अंडरस्टैंड पुलिस में हो या कहीं से भी हो, दे आर जस्ट फ्रॉम द सेम सोसाइटी, दे आर द सेम पीपल, जस्ट वेयरिंग अ डिफरेंट यूनिफॉर्म। तो वाई इज़ इट दैट वन डिपार्टमेंट हैज़ अ मच वर्स रेपुटेशन देन दी अदर? एंड अगर सर इम्प्रेशन की बात है सपोज, तो क्या आपको लगता है कि आर्मी में भी एक्चुअली में उतना ही करप्शन है जितना पुलिस में है, कि पुलिस में एक्चुअली में ज़्यादा है आर्मी से, फॉर इंस्टेंस? देखिए मैं इसको इस रूप में बताता हूँ। करप्शन तो आपने खुद ही बोल दिया, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में है। अगर सोसाइटी में है तो वो सब जगह जाएगा,
कोई भी विभाग हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे PWD हो, सेल टैक्स हो, सब जगह जाएगा, क्योंकि हमारे समाज में है और हम सब समाज का अंग है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ विभागों का करप्शन हाईलाइट इसलिए होता है, स्पेशली पुलिस, कि जब मान लिया PWD का करप्शन है, ठीक है, तो उसमें अगर आप 10 लाख रुपए किसी को रिश्वत दे रहे हैं तो आप 10 लाख और डंडी भी मार रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? पब्लिक का, गवर्नमेंट का। 20 लाख किसके हाथों से, किसके उससे गया? गवर्नमेंट से। और 10-10 लाख आपने बांट लिए, तो दोनों पार्टियां खुश हैं, तो वो करप्शन किसी को पता नहीं चलेगा, दोनों चुप रहेंगे। पुलिस में क्या है? सड़क पे खड़ा है सिपाही, ट्रैफिक के लिए आपको रोक रहा है, पहले तो एक प्रकार से नेगेटिव काम करना उसका काम है, रोकना, ठीक है, डिसिप्लिन करना काम है। वो डिसिप्लिन करना किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर आप उसमें पैसा मांग रहे हो। एक विक्टिम आया थाने में, उसके घर में चोरी हो गई या लूट हो गया, रेप हो गया या कुछ और झगड़ा हो गया, किसी ने दीवार गिरा दी उसकी, फिर आपसे कह दीवार गिरा दी तो बना ले खुद, नहीं तो पैसा मांग रहा है, तो वो पहले से ही पीड़ित है, सताया हुआ है। जब आप उससे पैसा मांगोगे तो उसकी आत्मा दुखेगी। तो वो करप्शन ज़्यादा पेन करता है उस आदमी को, वो 10 लोगों को बताएगा, तो इसलिए ज़्यादा दिखता है। पुलिस में करप्शन है, ये मैं मानता हूँ, मतलब, और उसी रेशो में जिसमें सब जगह है। अच्छा, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि वो दिखता ज़्यादा है, क्योंकि मैंने कहा वो पीड़ित से लिया जा रहा है, ऊपर नहीं लिया जा रहा है, सड़क पे भी लिया जा रहा है, तो वो दिखता ज़्यादा है। और तीसरा पॉइंट मैं एक और कहूँगा, मैं उसको कहता हूँ कि पुलिस के पास ना बाकी विभाग से थोड़ी सी ज़्यादा पावर है। हाँ सर, आपने बताया ट्रिपल पावर। हाँ, मैं इसको कई जगह अपने स्पीचेज में इसको ट्रिपल पावर शब्द यूज किया है, कि बाकी विभाग पे ठीक है, आप इनकम टैक्स पे अपनी पावर है, PWD पे, तो पुलिस के पास क्या है? सबसे पहले तो यूनिफॉर्म, वो भी अपने आप में एक पावर है ना, जनता के बीच में यूनिफॉर्म सिपाही भी चलाने लगता है, भाई कोई अथॉरिटी आई है सर, बहुत साइकोलॉजिकली बहुत पोटेंट सिंबल है, और आई थिंक बहुत रिजेंटमेंट क्रिएट करता है वो। यस, तो एक तो ये हो गया, यूनिफॉर्म है आपके पास। दूसरा आपके पास वेपन है। वेपन तो लेने के लिए एक आम आदमी को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं लाइसेंस लेने के लिए, तो आपके पास तो रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल ही नहीं, AK-47 भी है, बहुत बड़े सारे वेपन हैं। तो वेपन का क्यों दिए गए आपको? विक्टिम की रक्षा करने के लिए हैं, समाज की रक्षा करने के लिए। किंतु अगर वो वेपन का दुरुपयोग करें तो वो एक बहुत बड़े मिसयूज हो सकता है उसका। और थर्ड है कानून की पावर, पावर ऑफ लॉ। वी आर सपोज टू इम्प्लीमेंट द लॉ। तो मैं कानून को इन्फोर्स करना है मुझे, तो FIR करने का अधिकार है, अरेस्ट करने का अधिकार है। ये क्यों है? जिससे मैं क्रिमिनल को जेल भेजूँ। किंतु अगर इन तीनों पावर्स को जब मैं मिसयूज करने लग जाऊँ, तो फिर वो जो है ना, करप्शन की वजह से हो या किसी तरह के प्रेशर की वजह से हो, तो वो समाज को खटकेगा ही। तो जो आपने कहा था कि पुलिस के पास लोग नहीं रहना चाहते या इमेज खराब है, तो वो इस वजह से भी है कि तीनों के तीनों पावर, जो अथॉरिटी, अधिकार जो हमें दिए गए हैं, पुलिस को दिए गए हैं, वो जनता की रक्षा के लिए हैं, विक्टिम की, पीड़ित की को सहायता देने के लिए हैं। किंतु कभी कभी वो विक्टिम की साइड ना होकर के करप्शन की वजह से या किसी दबाव की वजह से वो मिसयूज होकर के दूसरी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, या क्रिमिनल को या दूसरे पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं, तो फिर वो पेनफुल हो जाता है। सर, जब ट्रैप करती है एंटी करप्शन या CBI या विजिलेंस, तीनों ब्रांच, कहीं कहीं अलग अलग नाम है, तो सर क्या मोडस ऑपरेंडी होता है उनका, कैसे करते हैं? ट्रैप जब करते हैं ना, तो कोई भी बंदा कंप्लेंट लेके आ सकता है। देखिए, विजिलेंस या एंटी करप्शन ना स्टेट गवर्नमेंट की ब्रांच है, कहीं वो विजिलेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं, कहीं एंटी करप्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। और CBI सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो CBI जो है ना, उसकी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे है, जबकि विजिलेंस की अथॉरिटी स्टेट के एम्प्लॉयज़ पे है, एक डिफरेंस। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपसे कोई पैसा मांग रहा है, तो आप उसे रंगे हाथों पकड़वा सकते हैं। एवरीवन, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आदमी आपसे पैसा मांग रहा है, वहाँ की विजिलेंस पे जाइए तो आप ट्रैप करवा सकते हैं। सेम थिंग इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। CBI में जाइए तो उनकी पूरी विंग बनी हुई इसी काम के लिए, बिल्कुल एक्सपर्ट लोग हैं, और वो आपसे पूछेंगे, बैकग्राउंड पूछेंगे, फिर जाल फैलाएंगे और फाइनली ट्रैप करेंगे, और उसको हम कहते हैं सक्सेसफुल रहा हमारा ट्रैप, अगर वो अरेस्ट हो जाए, जेल चला जाए तो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे को पता चली थी, जिसको कहते हैं ना कॉट रेड हैंडेड। हाँ, आई रेड इन विकिपीडिया और समवेयर कि जब CBI ट्रैप करती है तो वो एक्चुअली कोई रेड पिगमेंट लगा देते हैं, ताकि जब वो हाथ में पकड़े, इसलिए तो टर्म आई ना। वो एक पाउडर है, फिन या क्या है, मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया हूँ। वो पाउडर जो है ना, नोटों पे लगा देते हैं, जो नोट देने जा रहा है ना, और वो फिर वो पकड़ लेता है बंदा, जब पकड़ लेता है तो उसके हाथ में भी लग जाता है, तो फिर उसके हाथ धुलवाए जाते हैं तो रेड हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेड हैंड। दैट इज कि रंगे हाथों पकड़ा गया, हाथ रंगे गए। और इररिफ्यूटेबल प्रूफ है सर कोर्ट ऑफ लॉ में, वो इररिफ्यूटेबल प्रूफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। हाँ जी। और
इसमें ना ट्रैप केसेस में किसी की बड़ी अनुमतियों की जरूरत नहीं है, जबकि बाकी पीसी एक्ट जो है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें एफआईआर के लिए आपको ऊपर से अनुमतियां चाहिए। ट्रैप केस में नहीं चाहिए, ट्रैप केस में नहीं चाहिए, डायरेक्ट इंटरवेंशन पॉसिबल डायरेक्ट है। इंटरवेंशन पॉसिबल। तो इसलिए आम जनता जितना ज़्यादा ट्रैप केस कराएगी ना, उतना करप्शन रुकेगा। बस सिर्फ वो डर जाते हैं कि यार मैं क्यों फंसूं, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये होगा, नाराज हो जाएंगे, काम मेरा फिर भी नहीं होगा। सही बात। तो हम लोगों को कन्विंस करते थे कि यार तुम्हारा काम भी हम करवाएंगे। सर अनोनिमस इन्फॉर्मेशन और टिप पे नहीं हो सकता ट्रैप? एनोनिमस पे थोड़ा फिर वो रंगे हाथों नहीं जा पाता ना, विटनेस भी चाहिए, ओके। कोई पैसा पकड़वाने वाला भी चाहिए। तो सर सपोज करिए किसी के साथ हो रहा हो और वो करना चाहे, पुलिस में ट्रैप कराना चाहे, एग्जैक्टली क्या क्या करना पड़ेगा उसको, कितनी पेन झेलनी पड़ेगी उसे? बहुत कम है, उसकी एप्रीहेंशन ज़्यादा है, आशंका ज़्यादा है। अच्छा। जब वो एक बार चला जाएगा ना विजिलेंस में, ऐसी में, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उसे सिर्फ एक तो किसी तरह से प्रूफ बना लेना है कि उससे पैसे मांगे गए, उसको हम लोग हेल्प करते हैं कि भाई आप रिकॉर्ड कर लो, ऐसी बात करो, कहाँ लेके आना, कैसे, तो उसको रिकॉर्ड करवा लेते हैं। वो भी एक कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ है कि मेरे से पैसा मांगा। और फिर दूसरा की सेटिंग होगी कि मैं यहाँ आऊँगा, इतने बजे आऊँगा, पैसा देने आऊँगा, और फिर उसी पे वो फिर जाके रंगे हाथों पकड़ा भी गया। दो तीन प्रूफ हो गए। तो उसको हम लोग अच्छे से ट्रेन करते हैं, उसको कंफर्टेबल बनाते हैं। मैंने तो कहा ना, मैं तो एक स्टेप आगे करता था कि वो उसको लगता था ना, मान लिया उसने किसी की पटवारी की शिकायत करी, उसे लगता था फिर मेरा काम नहीं होगा, या किसी जेई की करेगी, मेरा काम फंसा देगा डिपार्टमेंट, आगे से मुझे मेरे पेमेंट ही नहीं कराएगा। तो हम कहते थे कि हम इंश्योर करेंगे भाई, एज विजिलेंस हम उसको बोलेंगे ना, उसके बॉस को नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट इसके डाउट में आ जाएगा, तुम इसका काम करो अगर सही है तो। सर एक और डर भी तो लगता होगा लोगों को कि बदला ना ले बाद में, क्योंकि ये अल्टीमेटली लगता है यही एकमात्र कारण है, वो या उसका डिपार्टमेंट बदला न ले, इसी वजह से इतना कम ट्रैप है। अगर विजिलेंस या सीबीआई इस डर को खत्म कर दे तो यहाँ तो ट्रैप जाने कितना पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो ये पर ये सबसे अच्छा तरीका है लोगों में डर फैलाने का। करप्शन भी क्राइम है। तुम चोरी को, एक 5,000 की साइकिल चुरा ली तो इतने बड़े हल्ला मचा रहे हो, और यहाँ 5 लाख रुपए का करप्शन ले रहे हो, तुम्हें क्राइम ही नहीं लगता, तुम्हारे घर वालों को क्राइम नहीं लगता, वो जाके ले जाके घर में ही तो रख रहे हो। तो ये बात का उसमें डर फैलाना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितनी होती है एक्चुअल में पुलिस में, पॉलिटिशियंस की? क्या पॉलिटिशियंस एक्चुअली में माँ बाप होते हैं? और आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है सर ऐसा क्या? देखिए, जैसा मैंने अभी पिछली बार भी बताया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक रियलिटी है, पर जिस हद तक फिल्मों में दिखाया जाता वो नहीं है, पहली बात। सर रियलिस्टिक सिनेरियो सर क्या है, मतलब पॉलिटिशियन? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ कि वो रियलिटी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और उनका भी एक रोल है डेमोक्रेसी में। वो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है, उस तक जब पब्लिक जाती मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, तो इसलिए वो फिर जो है सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे, पूछेंगे। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो अपने लाइफ में फील किया कि नॉर्मली जो पॉलिटिशियन है, जो अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आई वुड से 70 से 80% लोग वो हमसे सिफारिश करेंगे। मान लिया कोई मेरा एमएलए है, मेरे एरिया का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का है, या एमपी है, या मंत्री भी है, तो वो क्या करेंगे कि उन्होंने आपको 10 काम बताए और 10 में से 5 सही थे, आपने कर दिए, ठीक है। सर फॉर इंस्टेंस किस टाइप के काम बोलते हैं वो? हैं? किस टाइप के काम बोलते हैं वो? बंदोबस्त करवा दो? पुलिस के जो काम होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, एफआईआर करा दो, हाँ। या ये एफआईआर होने से रोक दो, अच्छा, ये अरेस्ट करवा दो, या ये अरेस्ट होने से रोक दो, इसमें झूठा फंसाया गया इसको, समझ गए। तो हम लोग, मैंने जो अपना स्टाइल किया था कि मान लिया 10 में से 5 होने लायक है, तो हमने कह दिया भाई ये 5 कर दिए, और 5 हमने कहा होने लायक नहीं है, हैं, ये गलत है, और ये उनकी जो आप जिसकी सिफारिश कर रहे हो वो पार्टी गलत है, उनको बता दिया। तो 80% पॉलिटिशियन इससे संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है कि भाई एसपी साहब ने, आईजी डीआईजी साहब ने जो होने लायक था वो कर दिया, और बाकी फिर गलत था तो उनको जब अब ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। कई लोग क्राइम करके जाके वहाँ बचना चाहें तो, परंतु कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एक्चुअल में पॉलिटिशियन का भी रॉन्ग इंटरेस्ट हो सकता है, और वो एक्स्ट्रा दबाव बनाते हैं। आपने कह दिया कि भाई इसको छोड़ना संभव नहीं है, मान लिया किसी ने कहा कि मर्डर में 4 नाम हैं और ये जी एक आदमी को गलत फंसाया गया है, वो पीछे वो आपसे कह रहे हैं मंत्री जी, आपने जांच कराई, नहीं जी चारों के चारों सही हैं, तो जाना पड़ेगा जेल। फिर भी कभी पूछ कर नहीं, एक को तो छोड़ दीजिए आप, मैं कह रहा हूँ। सर वो उनकी लेवरेज क्या है सर, वो क्या कर सकते हैं अगर काम नहीं करते तो? लेवरेज है कि आपको हटवा सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग। हाँ, सीएम से कह के। तो सीएम के हाथ में होता है ट्रांसफर पोस्टिंग, मंत्री के हाथ में नहीं होता, न विधायक के हाथ में,
किंतु दे कैन मेक प्रेशर देयर कि भाई ये हमारे नहीं सुन रहा, इसको हटवा दो। तो हमसे पूछा जाएगा तो हम तो ये तो कहेंगे तो हम तो सही काम कर रहे हैं भाई, गलत तो कर नहीं रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तो इसने तो मर्डर किया हुआ है, मर्डर में रियल में शामिल है, नहीं, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है सर कभी? रोज ही होता है, मतलब ये हमेशा की बात है। अच्छा। हाँ, तो अभी हम यूपी में आप समझ लीजिए मैं 11 साल रहा हूँ, 11 साल में मेरी 15-16 पोस्टिंग हो गई जी, अच्छा। हाँ। तो विच इज़ मच मोर फ्रीक्वेंट देन द टिपिकल एवरेज। यस पुलिस के लिए ज़्यादा वो है, क्योंकि कभी कभी अड़ जाता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ लाइफ का। एक पॉलिटिशियन थे, नाम नहीं लूँगा, शाहजहाँपुर की बात है। वो मेरी ना, उन्होंने 6 महीना मेरी फंक्शनिंग देखी और मेरी इतनी तारीफ़ करते थे कि आप हैरान हो जाएंगे कि भाई क्या एसपी आया हमारे ज़िले में, उसने पूरे ज़िले को फिट कर दिया, सारे क्रिमिनल गायब कर दिए और रात रात भर जागता है, 2-2, 3-3 बजे तक रन पे रहता है, सारी पुलिस को जो है ना उसने दौड़ा रखा है और सब फिट कर दिया। और ये सेंटेंस उसने एक जगह नहीं 10 जगह बोला, इंक्लूडिंग द सीएम। ठीक, फिर 6 महीने बाद ना उसका सीएम आ गया। अच्छा। जिस पार्टी का वो एमएलए था, ही वॉज एमएलए। तो उसने मुझे कहा कि सर आपको अब मेरी थोड़ी ज़्यादा सुननी पड़ेगी, अच्छा। अब तो हमारी सरकार आ गई। मैंने कहा जी क्यों नहीं सुनेंगे, सही होगा तो ज़रूर सुनेंगे। अच्छा, ऐसे डायरेक्टली बोल देते हैं सर वो? बोल देते हैं आपको मेरी सुननी पड़ेगी। अच्छा। कि हमने कहा भी जरूर सुनेंगे, अगर काम सही होगा ज़रूर सुनेंगे। हम्म। ठीक है, थोड़े से दिन चला तो अचानक बोलते हैं कि आपने उस पर गुंडा एक्ट लगा दिया है किसी नाम पे, तो ये ठीक नहीं किया एसपी साहब ने, इसको हटवा दीजिए, गुंडा एक्ट से निकलवा दीजिए। मैंने पता किया, गुंडा एक्ट सही लगा था, क्रिमिनल था, मोहल्ले का दादा टाइप था, उसके नाम से लोग डरते थे, छेड़खानी वगैरह भी करता था। मैंने कहा जी गुंडा एक्ट तो नहीं हटेगा, गुंडा एक्ट तो रहेगा उस पर। तो बात इतनी बड़ी कि उसने कहा कि फिर तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। मैंने कोई बात नहीं, चले जाएंगे। सो ऐसे होता है सर फिर हुआ वो? हाँ, हुआ, ट्रांसफ़र हो अच्छा, गया। ट्रांसफर हुआ। हाँ, तो क्योंकि ये लोग कभी कभी जाके धरना दे के बैठ जाते हैं, हमारी नहीं सुन रहा, हमारी, फिर हम कैसे पार्टी का काम आगे कैसे बढ़ाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बुरा नहीं लगा सर आपको? हाँ, बुरा लगता है कभी कभी, पर उसकी आदत पड़ जाती है। क्या ना, मैंने कहा 70 से 80% लोग बहुत अच्छे हैं सिस्टम में हैं, और वो समझते हैं। और मैंने कहा ना, इस बात से खुश हो जाते हैं, यार इसने 5 कर दिए, मेरे 5 नहीं होने लगे तो जवाब दिया, एटलीस्ट बता दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। और मेरे को बुरा लगने वाली बात, में जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको भी कहता हूँ कि भाई पहली बात तो इन लोगों के फ़ोन 5% केसेस में आएंगे, ठीक है, तो 95% तो आप अपने हिसाब से जस्टिस करो, 5% में आएंगे, उनमें भी आप सही करो, जो गलत कुछ मत करो। कई बार वो 5% वाले सच में हमारी मदद करता है, पॉलिटिशियन। अच्छा। हाँ, अरे हमारे दरोगा, हमारे लोग भी जाने गड़बड़ कर रहे होते हैं, हाँ। तो हमें पता ही नहीं, अगर उसका फ़ोन नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता। आम आदमी हिम्मत नहीं करता ऊपर तक, एसपी तक, डीजी वो तक बता आने देते होंगे, हैं। उनके तो थ्रू आ रहा होगा। उनके थ्रू केस आया तो मेरे को पता चला, यार ये तो बड़ी जाती हो जाती है, तो मैं कहता हूँ फिट करो भाई, इसको सही करो। तो वो भी एक फ़ायदा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, मानो कि सिस्टम का पार्ट है, और जितना हमें करने को मिल रहा है वो भी बहुत है, हज़ारों हजार लोगों की मदद करने का मौका है। जी सर, लॉ एंड ऑर्डर पे एक क्वेश्चन, राइट्स और कर्फ्यूज़, इनमें सर जब ये एक होती है, पब्लिक में माहौल बन जाता है, जब लॉ एंड ऑर्डर ही डिसरप्ट हो जाता है, तो एक तो सर पुलिस के पास कौन सी स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के एंगल से क्या चैलेंजेस होते हैं सर पुलिस को? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट पुलिस के लिए सबसे प्रायोरिटी वाला काम है, क्योंकि अगर आपके ज़िले का या आपके स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब आपकी टोटल फेलियर मानी जाती है। सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, आगजनी हो रही है, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, आपने देखा है, या आपस में राइट कर रहे हैं, एक दूसरे पे पथराव कर रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं, तो दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन अ पुलिस ऑफिसर कैन फेस। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो जब वो ऐसी स्थिति आती है कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की एक आशंका होती है, एप्रीहेंशन होती है, तो वो हमारे उसमें हमें बहुत फास्ट एक्शन लेना होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए, और डिसीजन मेकिंग भी बहुत फास्ट है। तो मैं इसके 2-3 एग्जांपल आपको के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे मैं प्रयागराज में था जेएसपी, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या वाली घटना हुई। सबको पता था कि अब यहाँ लोगों की टेम्पर्स बहुत हाई होंगे, फीलिंग्स बहुत हाई होंगी, और
एकदम से लॉ एंड ऑर्डर सर्टेनली प्रभावित होगा। ठीक है, तो मैं तो एएसपी था, मैं डीएम एसएसपी की गाड़ी में था, क्योंकि दिन भर से घटना चल रही थी तो हम लोग मोबाइल में थे। वो दोनों एक साथ थे और मैं उनकी गाड़ी में आगे बैठा था। तो उन्होंने 6 बजे, 6:15 डिसीजन ले लिया कि हम कर्फ्यू लगाते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे। हाँ, और अनाउंस कर दिया। और वो स्टेट में कर्फ्यू लगाने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद कईयों ने उस दिन लगाया, कईयों ने अगले दिन लगाया, और अगले 2-3 दिन में कई जगह बड़े राइट्स भी हुए यूपी में। यूपी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। बाद में आपको पता मुंबई में भी हुए, गुजरात में भी हुए। तो इलाहाबाद में, यानी तब इलाहाबाद नाम था, आज प्रयागराज है, 10 दिन कर्फ्यू रहा, कोई वहाँ पे राइट नहीं हुआ। किंतु कर्फ्यू इतना वो था, 10 रात में सोया नहीं। अच्छा। लगातार, ये ह्यूमन वर्क की लिमिट है कि हम इतना ज़्यादा जाग पाए, पर एक जोश जुनून रहता था कि हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, किसी तरह उसको भंग नहीं होने देना है। तो कुल मिलाकर के सफलता मिली। कर्फ्यू के बारे में 2 बातें, कर्फ्यू लगाना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल है उसे खोलना, क्योंकि स्टेजेस में खोला जाता है। लोग अपना सामान खरीदने आएंगे, ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आएंगे, तो थोड़ी देर, 1 घंटे के लिए खोला, उतनी देर में पता चला राइट हो गया, कोई रूमर फैल गई, वहाँ पे कटे हुए लोग पड़े थे, वहाँ औरतों के साथ ये हो गया, इस तरह के रूमर फैलाते हैं लोग, फिर से दंगे हो जाते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात कर्फ्यू के बारे में मुझे ये कहनी है कि लोगों को पूरा पता नहीं कर्फ्यू क्या है। अखबार में निकालते कर्फ्यू लागू, देखते ही गोली मारने के आदेश, शूट एट साइट। शूट एट साइट। तो ये एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में कर्फ्यू का मतलब ये है कि आपको घर से बाहर निकलना मना है। जैसे नॉर्मल 144 है ना, कहते हैं 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो आपके ऊपर केस बन जाएगा। ठीक है, उसको 144 बोलते हैं कि धारा 144 लागू। तो इससे मतलब कि भीड़ ना होने पाए और लोग बाग अपने अपने काम से रहें। भीड़ होगी तो फिर उनको हम लोग उस पर अरेस्ट कर सकते हैं या उन पर मुकदमा डाल सकते हैं। तो कर्फ्यू में 5 भी नहीं, 1 भी आदमी नहीं निकल सकता। कुल मिला के अपने घरों में बंद रहिए। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। कर्फ्यू इज़ अ हायर ऑर्डर यस मेजर। यस। और उसका मतलब ये है कि कोई निकलेगा तो हम फिर उसे पकड़ भी सकते हैं, उसे वापस अंदर कर सकते हैं। आज तक तो मैंने 35 साल की नौकरी पूरी कर ली, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कर्फ्यू किसी ने बाहर आए और हमने उस पर गोली चला दिया। ठीक है, मतलब वो शूट एट साइट तो एक टर्म दी हुई है लोगों की, अच्छा है, उससे लोगों में डर बना रहता है और कर्फ्यू का पालन हो जाता है। अदरवाइज कोई ऐसा अधिकार पुलिस पे नहीं है। तो वो यही कहेंगे कि उसे वार्निंग देंगे, भाई कहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, तुम कैसे बाहर घूम रहे हो, चल चल अंदर। तो थोड़ा बहुत डंडा फटकारेंगे, डांटेंगे, चला जाता है अंदर। कुछ लोग कोशिश करते हैं तोड़ने की। दैट इज़ हाउ इट इज़। सर, जब राइट्स ब्रेकआउट होते हैं तो इसके पीछे फोर्स क्या होती है? इज इट रियली जेन्युइनली पीपल गेट सो एंग्री कि वो बाहर चले जाते हैं? बिकॉज दैट इज़ नॉट द फीलिंग आई गेट। मतलब अगर मुझे किसी चीज़ से बहुत इमोशनली वो फील हो तो मैं तो सड़क पर नहीं निकलूंगा ऐसे पत्थर वत्थर तोड़ने के लिए। नहीं, कई बारी वो टेम्पर्स इतने हाई होते हैं, फीलिंग्स इतनी हाई होती हैं, कई बार मोटिवेटेड होती हैं, कई बार ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। परंतु एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो स्टेप्स पुलिस को लेने पड़ते हैं, उसके 2 एग्जांपल आपको बोलूँगा। एक मैंने एज एएसपी लिए प्रयागराज में, और एक मैंने एज एसएसपी लिए हरिद्वार में। तो ये तो मैंने दंगे तो हुए 2 कम्युनिटीज़ जहाँ आपके सामने टेंशन में। ये मैं नॉर्मल क्राइम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। प्रयागराज में एक बारी क्या हुआ, नैनी का ब्रिज है, उसके पार कहीं डबल मर्डर हो गया। अच्छा। तो परिवार ने क्या किया, उठा करके वो दोनों बॉडी लाके ब्रिज के किनारे लगा दी, रख दी कि हम नहीं उठाते इनको, प्रशासन आए ये करे। 50 मांगे करते हैं, अभी पकड़ो उनको, हैंग करो दोषियों को, यहीं फांसी दो, सजा दो। तो क्राइम हो जाता है, क्राइम होगा, वर्कआउट भी होगा, ठीक है ना। तो परंतु हमारे लिए सिचुएशन बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि जब आप डेड बॉडीज आ गई तो सड़क पे भी इमोशन हाई होंगी, क्राउड इकट्ठा हो जाएगी, फिर वो नेतागिरी शुरू होगी। लोग बाग ऐसे मौके को अपनी वो बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो मैं नया था और मैंने जब उनको देखा, आई नोटिस इट फर्स्ट, तो मैंने सीधा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को बोला कि भैया अभी बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई है, आप लोग जो है फोर्स भेजो जल्दी से। किंतु नैनी ब्रिज जो है ना काफ़ी रिमोट उसमें है, तो फोर्स आने में लग गया 10 से 15 मिनट। जो नेक्स्ट जो लोग आए मेरे को सपोर्ट करने, इस बीच क्राउड एजिटेटेड होती रही, और क्राउड एजिटेट होके इस नौबत पे आ गई कि उन्होंने एक पॉइंट पे, मतलब पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी, पूरा मिर्ज़ापुर साइड की सारी बसें इसी ब्रिज से आती हैं, तो वहाँ दुनिया भी खड़ी है, बसें खड़ी हो गई सब, कि वो बसों में आग लगाने जा रही थी।
तो मैं था, मेरे साथ सिर्फ 2 मेरे सिपाही थे, तो एकदम नया, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मेरे को क्योंकि एक नेचुरल रिएक्शन के रूप में मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मैंने उस पर तान दी कि देखो शूट मत कर, आग मत लगा देना, मैं शूट कर दूंगा। सिंपली इतने बोलने से रुक गया। 10,000 की भीड़ थी वहाँ, बिकॉज उसने रियलाइज कर लिया ही मीन्स इट। कई बार हम धमकी देते ना, सर यू मेंट इट? आई मेंट इट। भाई अरे तुम बस में आग लगाओगे तो जनता भी तो इम्पैक्ट होगी, हाँ। हैं, कोई जलेगा आसपास, फिर और बसों में आग लगेगी तो कितना लॉ एंड ऑर्डर तो ख़त्म। तो आई वुड हैव एक्चुअली शॉट इट। उससे मेरा कंट्रोल हो गया, सिंपल एक चीज़ से। इतनी देर में बाकी फोर्स आ गई, फिर लाठीचार्ज वगैरह हुआ। सो वो मोमेंट का डिसीजन था और मेरा नेचुरल रिएक्शन था, मैंने प्लान करके नहीं लिया। इट कुड हैव गॉन द अदर वे सर। इट कुड हैव गॉन द अदर वे। फिर और बड़ी सिचुएशन बनती, उससे मर जाता हो या उसके पैर में गोली लग जाती, बट ठीक है। आप पे भी हो सकता था सर अटैक? अटैक हो सकता था मेरे, ये सोचा नहीं मैंने। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं हरिद्वार में एसएसपी था, वहाँ पे एक क्रिमिनल्स का इनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर कई बार सच्चे भी होते हैं और कई बार एलिगेशन में लगता है कि फेक एनकाउंटर है, ठीक है। वो तो जांच से पता चलेगा फेक था कि रियल था। भाई अगर क्रिमिनल ने आप पे अटैक किया, आप काउंटर में अपनी सेल्फ डिफेंस में गोली चला रहे हो, तो वो रियल एनकाउंटर है ना। और अगर क्रिमिनल ने कुछ किया ही नहीं, आपने उसे कहीं से पकड़ा और दिखा दिया कि इसने मेरे पे अटैक किया था, फिर आपने उसे मार दिया, तो दैट इज़ फेक एनकाउंटर। तो एक बारी जो है ऐसे एक क्रिमिनल्स का एनकाउंटर, क्रिमिनल्स थे, तो उनकी जो लोग थे, एक गांव नहीं 3-4 गांव के लोग, उनका ये कहना था ये फेक एनकाउंटर है। और पर्टिकुलरली जो है एक गांव में लगभग 8 से 10,000 की भीड़ इकट्ठा। और वो जो हाईवे था, जो मेन हरिद्वार हाईवे, दिल्ली हरिद्वार हाईवे, उससे करीब करीब ये होगा 200 मीटर अंदर, जहाँ वो 10,000 लोग थे। और उनको देखते देखते, क्योंकि देखते देखते बिल्डअप होता है, हमारी फोर्स भी आ गई। 500-400 जो ज़िले में मैक्सिमम होते हैं, पीएसी वगैरह, हमने बुला के, वो सड़क पे थी, जिससे वो सड़क पे नहीं आ रहे थे। अदरवाइज सड़क पे आके रास्ता रोकते हैं तो पब्लिक भी परेशान होती है। तो मैं आया, तो मुझे पुलिस ने, मैंने कहा कहाँ पर है क्राउड? बोले सर अंदर है। मैंने कहा वहीं जाते हैं। बोले सर मत जाइए, बहुत रिस्की है, आप पे अटैक हो जाएगा, 10,000 की भीड़ है और बहुत ही एजिटेटेड है, बहुत एग्रेसिव भीड़ है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की थी जो नॉर्मली एग्रेसिव होने के लिए जाने जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरी आत्मा बोल रही थी कि ये तो हेड ऑन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं गया वहाँ 4-5 लोगों के साथ। मैंने कहा तुम सब यहीं रहो, मेरे अपने गनर वगैरह और 2-3 और SHO DSP एरिया का 3-4 लोग, हम लोग गए। तो वहाँ जो है माहौल ऐसा भयंकर एंटी पुलिस, खून का बदला खून से लेंगे, हैं, हमारे निर्दोष लड़कों को इन्होंने एनकाउंटर में मारा है। सो आई मेजर्ड, ये मैं डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ कि भाई ये तो जो है मामला गड़बड़ है। तो मैंने एक मोमेंट में डिसीजन लिया। मैंने कहा देखो, आप कह रहे हो निर्दोष थे, हैं, वो तो जांच से साबित होगा, किंतु मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं FIR दर्ज करा देता हूँ पुलिस वालों के खिलाफ। कहते नहीं, FIR से कुछ नहीं होगा, अभी उनको हमारे सामने लाओ, हम खून का बदला खून से लेंगे, और नहीं तो कम से कम जेल भेजो। मैंने कहा देखो, तुम कह रहे हो पुलिस वाले दोषी हैं और तुम्हारे निर्दोष थे, तो पुलिस वालों को दोषी होने के लिए भी तो जांच की ज़रूरत है। मैं FIR कर रहा हूँ आपके कहने से, फिर मेरे ऊपर विश्वास रखो कि दोषी होंगे तो जेल भेज देंगे। इट वॉज हैंडल्ड। नहीं तो जाने अगर वो राइट हो जाते तो जाने 5-7 और मर जाते। प्रॉपर नेगोशिएशन ही करना पड़ा। प्रॉपर नेगोशिएशन तो ये हुआ, ये तो एक बड़ा नेगोशिएशन पे, कई सब बार के नेगोशिएशन के बाद आप FIR पे आते हो। मैंने FIR इमीडिएट ऑफर कर दिया। अच्छा, ये एक सर कोई प्रोटोकॉल होती है कि जब नेगोशिएशन करना है तो? देखो, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने का कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं है। एक चीज़ कहीं किसी क्राउड में सफल हो जाएगी, वही दूसरी क्राउड में बुरी तरह से फेल हो जाएगी। किसी क्राउड के 10 नेता हो जाते हैं, एक को मनाइए तो दूसरा तैयार हो जाएगा कि मैं नहीं मानता। तो क्राउड कंट्रोल इज ए वेरी वेरी डिफरेंट थिंग एंड टफेस्ट थिंग। कोई सिंगल फार्मूला नहीं, इट्स ए कॉमन सेंस। इसके लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। सर फ्रॉम खून का बदला खून से लेंगे टू FIR, हाँ, बहुत डिफरेंस है, ह्यूज गैप, बहुत डिफरेंस है। पर मैंने FIR भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने इमीडिएट FIR ऑफर की। बाकी मेरी क्रेडिबिलिटी थी कि भाई जब एक बार FIR हो गई, FIR इज ए लीगल डॉक्यूमेंट,
तो उसकी तो जांच होके ही खत्म हो, ऐसे नहीं होती। तो जांच होगी और फेयर होगी। मैं आपको आज जिले के एसएसपी बोल रहा हूँ, फेयर जांच करेगी। मैं अपने स्टाफ के खिलाफ 2 दरोगा थे, सब इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ FIR को तैयार हूँ। तो वो मेरे एक डिसीजन ने कितनी बड़ी अनहोनी टाल दी। जी। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि लैंड ऑर्डर मेंटेन करने में हम लोगों को कैसी कैसी सिचुएशंस के थ्रू जाना पड़ता है। सर मेरी क्यूरियोसिटी अब जाग गई है, तो इसमें फाइनली हुआ क्या? दोषी थे पुलिस वाले, नहीं थे? FIR फाइनली हुई? लंबा चला वो, बहुत साल बाद चला। प्रॉब्ली उनमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, मैंने फॉलो तो नहीं किया। अच्छा। और एनकाउंटर्स जेन्युइन थे? यस, मेरे को तो ये बताया गया। जी, ठीक है। मजिस्ट्रेट की भी जांच हुई। अच्छा। एक सर लाठीचार्ज पे क्वेश्चन समझ में आता है। लाठीचार्ज कितना फ्रीक्वेंट है सर पुलिस में? हाउ फ्रीक्वेंटली इज इट यूज्ड? और क्या लाठीचार्ज एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको पुलिस कॉमनली यूज़ करना पसंद करती है? इज इट अ हार्श मेथड, नॉट सो हार्श मेथड? आपने कभी किया है? और क्या एक्सपीरियंस होता है सर इसका? देखो, पुराने ज़माने में जिसे हम ब्रिटिश लीगेसी बोलेंगे, तो लाठीचार्ज बहुत कॉमन था, बहुत फ्रीक्वेंट था। और जब हमने सर्विस में एंटर किया था यूपी में, तब भी बहुत फ्रीक्वेंट था। किंतु उत्तराखंड के कल्चर में नहीं। वहाँ तो किसी को एक थप्पड़ मार दीजिए तो पूरा आंदोलन हो जाएगा। अगर गलत मार दिया था आपने, किसी निर्दोष पे लगा दिया, तो जगह जगह का भी फ़र्क है। और यूपी में बहुत ही कॉमन था। तो इनिशियल फेज में कभी कभी हमें भी गुस्सा आ जाता था। कभी कभी क्या हुआ, एक महिला को जला दिया, ठीक है, बहू को मतलब, ठीक है। उन दिनों दहेज हत्या वगैरह चल रहा था, उसको सुसाइड का रूप दे रहे हैं। जब मैंने मौके पे जांच की तो पता चल गया क्लियर कट, जो है बच्चे ने बोल दिया, 7 साल के बच्चे ने, कि इन्होंने जलाया। तो बहुत गुस्सा आया, तो मैंने भी एक आध पिटाई कर दी उसकी। तो ये होता है नेचुरल उसमें। बट ओवरऑल लाठी चार्ज जो है ना, आज की तारीख में पुलिस पसंद नहीं करती। हमारे को कानून से जो अलाउड है वो ये है कि कमेंसुरेट फोर्स, किसी भी गैर कानूनी क्राउड को, इलीगल क्राउड को, मतलब जो गलत ढंग से इकट्ठा हो रखी है, उसको तितर बितर करने के लिए हम उसी रेशो में फोर्स यूज कर सकते हैं जितना चाहिए, मिनिमम पॉसिबल। मिनिमम पॉसिबल। सर कमेंसुरेट फोर्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले वार्निंग देंगे, फिर हम टीयर गैस से डिस्पर्स करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी नहीं हो तब कहीं लाठी चार्ज आता है। सर वाटर कैनन्स भी होते हैं? हाँ, उसके बाद वाटर कैनन्स आ गई हैं। पहले नहीं होती थी, अब वाटर कैनन्स हैं, टीयर गैस है। फिर उसके बाद थोड़ा लाठी चार्ज का सोचते हैं। फिर आजकल रबर बुलेट्स आ गए हैं। रबर बुलेट्स, हाँ, तो वो उसी रेशो में जाना चाहिए। ये सब सारे ट्राई कर रहे हो, तभी आप उससे हायर पे जाएंगे, जब लोअर वाला मेथड फेल हो जाए। सर टेक्नोलॉजी किसी काम आती है जब हम इसकी बात करते हैं? तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्राउड कंट्रोल, टेक्नोलॉजी बहुत काम आ रही है आजकल। मैंने सर सुनी एक चीज़ दुबई के बारे में। क्या? क्योंकि सबसे पहले CCTV है। CCTV। हाँ, हर आदमी डरता है कि उसका CCTV में आ जाएगा फुटेज में। मैंने सर सुना कि दुबई में कुछ आंदोलन हो गया था, देयर वर सम यूनियनाइजेशन ऑफ सम कैब ड्राइवर्स, जो कि सब बेसिकली इमिग्रेंट्स ही हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर कैब चलाते हैं। उन्होंने कुछ करा जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं, और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही हार्श है। तो CCTV से, AI से, CCTV फुटेज को AI से एनालाइज करके उनकी आइडेंटिटी निकाली गई, उनको डिपोर्ट कर दिया गया अगले दिन, ख़त्म बात। CCTV का यूसेज पुलिस में अब इतना ज़्यादा है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आज से नहीं, कम से कम मैंने 2017 से बहुत ही इफेक्टिवली, एक्सटेंसिवली यूज किया। जब मैं ADG लॉ एंड ऑर्डर था, फिर DGP था, तो बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इसने तो पुलिस के, हमने ऐसे ऐसे केस वर्कआउट किए हैं लूट और डकैती के, जो 1200 कैमरा देखना पड़ा एक केस वर्कआउट करने के लिए। बिजनो कोट द्वार से लेकर के और यूपी के गाजियाबाद तक, खतौली से होते हुए वहाँ तक हमने क्रिमिनल को ट्रैक किया थ्रू CCTV। तो CCTV हमारे लिए बहुत बड़ी एक वो आ गई है हाथ में। AI यूज़ करते हैं सर हम AI का नॉर्मल कोर्स use में, नॉर्मल कोर्स ऑफ पुलिस वर्क में आजकल? अब शुरू हो रहा है। हमने कुंभ मेला में शुरू कर दिया था। हमने ऐसे कैमरा लगा दिए थे जो AI के यूज से जो है ना, वो कर सके, डिटेक्शन कर सके। तो सर्टेनली बढ़ेगा, AI का यूज भी बढ़ेगा। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में, टेररिस्ट आइडेंटिफिकेशन में, फेस रिकॉग्निशन में, सब में AI का यूज बढ़ेगा। ड्रोन्स का यूज बढ़ गया है। ड्रोन्स क्राउड कंट्रोल में बहुत काम आ रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में बहुत काम आ रहे हैं। एक्सटॉर्शन से सर एक बिल्कुल अलग और बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट मेरे माइंड में आता है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम, माफिया।
अब सर माफिया सपोज कोई एक्सटॉर्शन कॉल करती है किसी को और कहती है कि भाई इतना इतना पैसा देना पड़ेगा आपको, तो जो फैमिली है व्हाट कैन दे डू अबाउट इट? कैसा महसूस होता है? इनके पास एक्चुअली में कितनी पावर होती है? माफिया का सिचुएशन क्या है? और जब पुलिस माफिया से भिड़ती है डायरेक्ट 1-on-1 कॉन्फ्रंटेशन, तो पुलिस वालों को भी धमकी मिलती होगी, वो कैसे हैंडल करी जाती है? देखिए, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें समहाउ ना वो विक्टिम ओरिएंटेड कम है, पूरा का पूरा। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पुलिस, ऑफ एवरीथिंग, जी पुलिस, जुडिशरी, गवर्नमेंट एडवोकेट्स, जेल्स, उसका डर जितना क्रिमिनल और माफिया में होना चाहिए ना वो कम है। जी सर। शरीफ आदमी तो में तो डर है जो नहीं होना चाहिए, और क्रिमिनल और माफिया में कम है डर, जबकि रिवर्स उसमें ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये क्रिमिनल और माफिया को उसके लूप होल्स पता चल गए, कैसे बेल लेनी है, कैसे पुलिस से पार पाना है, कैसे केस को मतलब बचना है केस से, या सज़ा नहीं होने देना है, तो उसको सारे लूप होल्स पता चल गए। तो इसका वो फ़ायदा उठा रहा है एक तो, ठीक है। दूसरा, इसी वजह से जो क्रिमिनल का टेरर बढ़ता है ना, क्योंकि जो बड़ा क्रिमिनल है, जो मल्टीपल क्राइम करता है, जो 10-10, 20-20 क्राइम करता है, तो वो एक्चुअली उसके अगेंस्ट विटनेस सामने आने से डरती है। सच भी है, अभी उसने 10 क्राइम कर रखा है, 11वां भी कर लेगा। तो उसको वो उसके लिए हमें और बेटर रास्ते निकालने हैं। अब रही बात इसकी कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए, खुद के लिए कितना बड़ा खतरा होते हैं ये लोग, या हमारे परिवार के लिए क्या कितना होते हैं। देखो, वो ओवरऑल जो है ना, हमने यूपी में भी रहे, जबकि यूपी को काफ़ी क्रिमिनली माना जाता है, फिर उत्तराखंड में रहे, तो इतनी बड़ी ज़्यादा हिम्मत तो नहीं है हर आदमी की, तो छोटे मोटे क्रिमिनल की, तो कि वो एसपी को चैलेंज कर ले या आईपीएस ऑफिसर्स को वो कर सके। पर मैंने 2-3 बार ये बात नोट करी कि वो चर्चा में रहते हैं और उनके निशाने पे रहते हैं हम लोग। अच्छा, कैसे सर? खासकर जो थोड़े से बड़े गैंगस्टर हो जाते हैं। तो एक तो मैंने अपनी ह्यूमन इन खाकी में एक पूरी कहानी भी लिखी है, फियर साइकोसिस की, कैसे डेथ के टेरर में रह रही है एक फैमिली, क्योंकि उससे एक्सटॉर्शन की मांग हुई, मैंने उसके खिलाफ एफआईआर करवा दी। वो मेरे पास आया, ही वाज एन इलेक्ट्रॉनिक शॉपकीपर, उससे वो 10 लाख रुपये मांग रहा था उन दिनों 2002-23। तो उन दिनों का 10 लाख आज की डेट में 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो मेरे पास आया, मैंने कहा ठीक है यार, एफआईआर करा दो। एफआईआर हो गया। मैंने इंस्पेक्टर को कहा भी देख लेना इसको यार, इसको पकड़ो ज़रूर हर हालत में। तो मेरे पास आया अगले दिन ये बंदा, थरथरा रहा था, काँप रहा था। बोले सर आपने तो मुझे फंसवा दिया। मैंने क्या हुआ? उसने फिर मुझे एक कुछ सुनाया ऑडियो। तो उसमें जो क्रिमिनल है ना, जो माफिया था एरिया का, नॉन माफिया था, वो कह रहा है भाई, मतलब 25 तो गालियाँ दे रहा है, इतनी भद्दी भद्दी आप बोल नहीं सकते, कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हो गई 20 गाली दे के कि तूने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई। हम तो 4 लोगों को टपका आते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती एफआईआर करने की, तुमने मेरे खिलाफ एफआईआर कैसे कर दी? अब मैं देखता हूँ तू कैसे बचता है और तेरा एसपी तुझे कैसे बचाता है। फिर उसे टेरराइज करता है कि तेरे पिछवाड़े में इतनी गोली मारूंगा, ये करूंगा, तेरे बच्चे को मैं स्कूल जाने नहीं दूँ। तो ये भी ऐसा भी होता है। तो दे डू थिंक अबाउट दिस थिंग्स कि एसपी तक भी हमारा वो चला जाएगा। और दूसरा, मैंने ऐसे ही एक दूसरे गैंग में फील किया था कि मेरी वाइफ जॉब करती हैं, तो वो उनकी उस पर किडनैपिंग गैंग था। तो उन्होंने इंटेरोगेशन में मुझे बताया था कि साहब वो हमारे लोगों को पता था कि एसपी साहब की वाइफ इतने बजे जाती हैं, वो जीन्स पहनती हैं, तो वहाँ तक ट्रैक कर लेते हैं। बट ये है कि मेरे ख्याल से फिर भी मैं कहूँगा कि जब तक हम पावर में हैं, जब तक हम सीट पे हैं, तो अथॉरिटी इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा है कि हिम्मत बहुत कम करेंगे। तो जिनकी हिम्मत होती है, बहुत ही बड़े क्रिमिनल्स, बहुत ही बड़े गैंगस्टर्स, सबसे बड़े, सबसे नोटोरियस कौन से देखे हैं? अब वो तो वैसे तो मैंने एक पंजाब टेररिज्म का पूरा चैप्टर मैंने झेला था नैनीताल की तराई में। तो पूरी AK-47 से गोलियां चली, एनकाउंटर हुआ 3 घंटे तक, 3000 गोलियां चली। तो वो भी होता है, पर बाकी हर ज़िले में कहीं ना कहीं एक आध बड़े क्रिमिनल होते हैं। और मैं जब SSP हरिद्वार था तो ज़्यादा वेस्टर्न यूपी से लेकर के यहाँ तक के कनेक्ट के थे
कुछ लोग, धीरे धीरे ख़त्म हो गए वो लोग। तो हैं इस लेवल के भी लोग जिनका पूरे एरिया में डोमिनेशन है और वो ट्राई करते हैं जनता को टेरराइज करने का। और मोस्टली जनता उनको चुपचाप उनसे उनको जो है ना एक प्रकार से जैसे बोलेंगे वसूली कर रहे होते हैं मोस्टली जनता से वो लोग। तो जब आप उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं तब वो ये सब सोचते हैं कि हम भाई एसपी साहब के भी अगेंस्ट जा सकते हैं या प्लान करते हैं कुछ। सर वो तो खैर उनको आई थिंक लॉजिकली पता ही होगा कि सर उनको भी लगता ही होगा कि पुलिस वाले को हाथ लगाना बेवकूफ़ी है, बिकॉज पुलिस मतलब वो आसानी से नहीं ये करेंगे, जब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तब सोचते हैं, बिल्कुल ही एक्सट्रीम कंडीशन में। पर असंभव नहीं है। मतलब ऐसा कभी हुआ है सर किसी बैचमेट के साथ? या टेररिस्ट एनकाउंटर में तो हमारा एक बैचमेट नॉर्थ ईस्ट में मारा गया था, वेद प्रकाश। कुछ कुछ सर बीच में केसेस आते हैं सैंड माफिया के। अभी एक यंग आईपीएस ऑफिसर को कुचल ही दिया था। ये जो है ना, ये देश भर में बहुत खनन माफिया बहुत आगे जा रहा है। आईपीएस ऑफिसर्स के केसेस कम हैं, बट नीचे के लेवल पे कांस्टेबल है, एसआई है, करते ही रहते हैं, बीच बीच में घटना कर देते हैं। इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये बहुत मोटा पैसा और करप्शन इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए इतनी हिम्मत कर पाते हैं लोग। सर क्या ऐसा खासकर सैंड माफिया के केस में है कि आपको लगता है सभी माफिया? सैंड ही नहीं, जितना भी खनन माफिया ना, सैंड हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, गिट्टी हो, मतलब सब तरह का जितना भी आप जो ये कर रहे हैं, बिल्डिंग ओरिएंटेड माफिया। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है तो उसकी वॉल्यूम बहुत हाई है। ओवरऑल इकोनॉमी की वॉल्यूम बहुत हाई है, तो करप्शन की भी वो बहुत हाई है। तो इसलिए उनकी हिम्मत हो जाती है, बड़े बड़े लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। राइट। सर स्पोर्ट्स की बात करते हैं। आपके करियर का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम पार्ट रहा है। आपने बहुत काम किया है स्पोर्ट्स में, और अभी रिसेंटली आपने एक मिशन 2036 लॉन्च किया जिसमें नीरज चोपड़ा वॉज प्रेजेंट, जो कि बहुत ही कम पब्लिक अपीयरेंसेस करते हैं, बट ही केम फॉर दिस। उसमें आपका मिशन है कि 7 से 70 मेडल तक लेके जाना है। तो सर ये 7 से 70 कैसे होगा? देखिए, असंभव तो बिल्कुल नहीं है, और जब सोच बड़ी रखेंगे तभी रिजल्ट भी आएंगे। हम दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्री हैं और रैंक हमारा 50 के भी नीचे जाता है। तो अगर हमें दुनिया को दिखाना है कि अगर हम जैसे कहते हैं ना विकसित भारत, अगर डेवलप्ड इंडिया बनना है, पावरफुल इंडिया बनना है, तो उसे खेलों में भी होना होगा। बिल्कुल। तो हमें खेलों में भी देश को सुपर पावर बनाना है। तो मुझे ऐसे ही जिस दिन इस बार पेरिस ओलंपिक में मैं गया हुआ था, मुझे सोचा कि अभी तक मैक्सिमम हमारे 7 आए तो 70 कैसे होंगे। तो 2036 में हमने बिड किया ओलंपिक को इंडिया में कराने का। तो जब चाइना ने पहली बार ओलंपिक अपने यहाँ कराए बीजिंग में, वो वर्ल्ड नंबर 1 हो गया। मतलब यूएस भी पहली बार पीछे हो गया उससे। तो उन्होंने इतना लंबा प्लान किया, इतना डेडिकेटेड उस पर कंसंट्रेशन से, फोकस से काम किया कि वो वर्ल्ड नंबर 1 हो गया। तो जब चाइना कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने जबकि टॉप का टारगेट अभी नहीं रखा, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, किंतु टॉप 5 में तो आ सकते हैं। अगर हम 70 तक पहुंच गए तो वर्ल्ड के टॉप 5 में होंगे, टॉप 3 में भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें डेडिकेटेड होकर क्या क्या, कहाँ कमी है, कहाँ गैप्स हैं, कैसे उसमें सुधार हो सकता है। नीरज चोपड़ा से मेरी पेरिस में ही बात हो गई थी कि आपको बुलाना चाहते हैं। तब तक थीम मेरे मन में क्लियर नहीं था, उन्होंने इन प्रिंसिपल हाँ कर दिया। तो इस बार हुआ ऐसा कि वो चूँकि चाहते थे कि थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताएं, तो उन्होंने अपनी एंट्री जब वही पेरिस के बाद 1.5 महीने बाद तो आया, तो उसने अनाउंस नहीं किया कहीं भी, ना एयरपोर्ट पे ना कहीं, चुपचाप अपने घर में रेस्ट किया। मेरे से कमिटमेंट कर रखा था, तो हमारे यहाँ पहली बार उसका एक पब्लिक अपीयरेंस हुआ। तो हमने इसी थीम पे उससे बात की कि उसकी नज़रों में पहला पॉइंट था लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उसने बहुत झेला था वो। नेचुरली सर। यस, स्टेडियम्स की कमी, स्टेडियम में इक्विपमेंट्स की कमी, फिर उसके बाद कोचेज का स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स साइंस के सपोर्ट का स्टैंडर्ड। भाई हर खिलाड़ी जो ओलंपियन है ना, उसको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट से लेके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से लेके इन सब हर एक का सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारी बातों पे चर्चा हुई। फिर एक पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम कैसे बदले। अगर जैसे इकोसिस्टम हरियाणा में बना है, हर आदमी बिल्कुल क्रेजी है, दुनिया भर की ग्राउंड लेवल पे अकेडमीज खुल गई हैं, जिसको बोलेंगे ना कि वो नर्सरीज खुल रही हैं, एक हब बन। अगर वो कल्चर पूरे देश में आ जाए तो आ जाएंगे हमारे 100 मेडल आ जाएंगे, 70 नहीं 100 आ जाएंगे। सर ये जो स्टेडियम्स की हम बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ये तो हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा है, ये कैसे होगा? अपनी हेल्थ के लिए भी तो होगा, नॉट जस्ट फॉर ओलंपिक्स। भाई हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक तो फुल फ्लेजेड बड़ा स्टेडियम होना ही चाहिए। सर और क्या दुनिया भर में है तो हमारे यहाँ भी होगा।
तो क्या आपको लगता है सरकार इसके लिए पैसे देगी? दे रही है, बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं। हरियाणा ने जो बनाए हैं अभी, 2 तो इतने बड़े स्टेडियम बना दिए, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के हैं, गुड़गांव में और पंचकुला में। तो धीरे धीरे हो सकता है, सब संभव है। और सरकार ही क्यों, प्राइवेट सेक्टर भी, इतनी एकेडमीज खुल रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, मतलब खेतों में, गांव में, कि वो ओवरऑल वहाँ से जो खिलाड़ी पैदा हो रहा है तो ऑलरेडी वो नेशनल लेवल पे आ जा रहा है बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के। सर आपको तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आपने इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाए हैं। जी मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस है। आपकी खुद की बेटी सर। हाँ जी, और मैंने उत्तराखंड पुलिस से भी एक ओलंपियन पैदा किया है। अच्छा, हाँ। कौन सर? मनीष रावत, वो 20 किलोमीटर वॉक रेस में थे। अच्छा। बिल्कुल गांव के रहने वाला था, सिपाही था। तो इसके लिए बेसिकली डेडिकेशन चाहिए, एक कोच का लेवल हाई चाहिए, और उसको सारी कोई बेसिक इंफ्रा की कमी ना हो। अगर ये 3 चीज़ें आ गई तो जुनून आ गया तो होगा। अब नीरज को ही देख लो ना, कहाँ से उठ के, गांव का ही बच्चा है, उसको स्टेडियम जाने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता था, और फाइनली देखो कहाँ तक पहुँच गया। गोल्ड, वो भी एथलेटिक्स में, जो कभी हमने सोचा ही नहीं। एक मैं ये भी बोलता हूँ कि हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम अपने को ना, जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, लिमिटेड गेम्स तक रख रहे हैं कि भाई ये हमारे गेम अच्छा कर रहे हैं, इसको सपोर्ट दो। तो ये बढ़िया आइडिया नहीं है। भाई जो नहीं अच्छा कर रहे हैं उनको भी तो उठाओ। सबसे ज़्यादा मेडल तो एथलेटिक्स में है, स्विमिंग में है, जिम्नास्टिक्स में, उनको भी तो लो, तब हमारे मेडल काउंट में आगे बढ़ेंगे ना। कायाकिंग, कनोइंग में है। और एक और गलती करते हैं जो अभी लेटली रियलाइज होगी, तो उस पर थोड़ा काम होना शुरू हुआ है। एक बार ही मेडल जीत लिया आपने, साइना नेहवाल ने जीत लिया, मान लिया पहली बार बैडमिंटन में, तो उसके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, 100 करोड़ आ जाएगा। अरे अब उसे थोड़े चाहिए, उसको पहले ही सब जीत जात गई। आप नेक्स्ट पीढ़ी को दो ना, जो फ्यूचर के ओलंपियन है उनको दो। 2036 के लिए मुझे अभी काम करना पड़ेगा, जो 10 से 14 साल की एज के हैं अभी, क्योंकि 12 साल बाकी है। तब उन पे जब लगातार मेहनत होगी तो वो ओलंपिक्स में मेडल लाएंगे। तो ये एक अच्छी प्लानिंग हो, और कि देश का प्रोफाइल बढ़ाना है, और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, फेडरेशंस हैं, और प्राइवेट सेक्टर बहुत लगा हुआ आजकल। प्राइवेट सेक्टर भी आ गया स्पोर्ट्स में, रिलायंस आया है, JSW आया है, OGQ आया है, बहुत सारे आ गए हैं। तो इन सब को अपने अपने रोल हैं, और सब लोग इस मिशन को अगर पकड़ लेंगे तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। सर सफलता की जहाँ तक बात है, आप खुद तो बहुत सफल रही हैं, और आपकी बेटी भी सर एक मिसाल है। शी रिसेंटली क्रैक्ड द UPSC एग्ज़ाम, IPS मिला, यू मस्ट बी वेरी प्राउड। बट मोर इम्पॉर्टेंटली फॉर मी, what I felt was impressive was she is वर्ल्ड बैडमिंटन रैंक 34। कमाल की बात है सर। सर क्या फॉर्मूला है, what you have done for her, if we can do for others, and if others can replicate it, then maybe yes, 7 to 70 is possible. फार्मूला कुछ नहीं है। नंबर 1, ड्रीम बड़ा करो, बड़े सपने लो, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। नंबर 2, नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, और नंबर 4, अच्छे कोचिंग प्रोवाइड करो, तो रिजल्ट आएंगे। यही सब तो चाहिए। एक जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, उसमें क्या होते हैं, 3 चीज़ें IIT में हम पढ़े हैं। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जो इनपुट है उसकी क्वालिटी, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, और तीसरा कोच टीचर्स की क्वालिटी। यही 3 चीज़ तो चाहिए। यही 3 चीज़ स्पोर्ट्स में चाहिए, और फिर बस फोकस्ड काम हो डेडिकेशन से, तो क्यों नहीं रिजल्ट आएंगे। और सर एक जो हिडन फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे, इंटेलिजेंस, IQ, जो आपने भी बताया, आपकी कहानी में भी बड़ा झलक के निकलता है कि आप पहले मैथ्स में बहुत अच्छे थे, प्रोडिजी, मैथ्स प्रोडिजी ही है जो आप। लकी कह लीजिए मुझे, वो ये तो टैलेंट जो ना, ये तो हेरिडिटरी होता है, ये मेरे उसका नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। मतलब मैंने सर एक इंटरव्यू में सुना कि आपका IIT देने का कोई प्लान नहीं था जी, और आप बस चले गए एग्ज़ाम देने, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके, बिकॉज अदर्स अराउंड यू वर प्रिपेयरिंग फॉर इट। यस, और आपका निकल गया और उनका नहीं निकला। मैंने कहा ना, वो से कई बारी ना कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो मेरा मैथमेटिकली जो था ना, वो माइंड शुरू से मैथमेटिकल है, तो आई वॉज ऑलवेज वेरी शार्प एट मैथमेटिक्स। तो उसने मुझे इतना आगे तक ले गया पढ़ाई में। और फिर UPSC में भी उसने आपकी हेल्प करी? UPSC में उसने मेरी ज़्यादा हेल्प नहीं की। तो मैथ्स तो सर ज़्यादा होता ही नहीं है उसमें। है क्योंकि नहीं, मैंने मैथ समहाउ UPSC में सब्जेक्ट नहीं लिया, क्योंकि जो हमने IIT में पढ़ा था उससे सिलेबस कवर नहीं हो रहा था। जो UPSC का सिलेबस था बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैं अगर मैथ्स ले पाता तो और ही अलग कहानी हो सकती थी। आपने बताया सर, पता नहीं सारे तो गोल्ड मेडल्स थे आपके IIT के अंदर, यू गॉट ऑल A's in mathematics, in advanced mathematics. Yes, but mathematics of IIT, especially I was in BTech mechanical engineering, is not the same as in UPSC. दोनों में बहुत बड़ा गैप। UPSC का मैथमेटिक्स MA
मैथ्स और एमएससी मैथ्स के लेवल का है। जो आईआईटी के में मैथ्स कराते हैं ना, वो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के एंगल से कराते हैं। सर जो आप अपनी डॉटर के लिए कर पाए, ऑब्वियसली आपने अच्छे से मेंटर करा होगा और उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ वगैरह सब रही होंगी। बाकी बच्चे जो सर कर रहे हैं जिनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास शायद ऐसे गार्डियंस भी ना हो जो आप इतना देख पाएँ, जो खुद इतने इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हो जितने आप हैं। उनके लिए क्या एडवाइस है सर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए? यूपीएससी के लिए तो मेरा ये है कि सबसे पहले हमें स्वोट एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि आजकल वो 12वीं फेल देख करके एक वो रैट रेस लग गई है। हर आदमी सोचता मैं यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। एक बेसिक लेवल ऑफ आईक्यू तो चाहिए ही चाहिए। मोटी सी बात है, 15 लाख लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, 500 लोग सेलेक्ट होंगे, 1000 मैक्सिमम 1000, तो वो इतना आसान नहीं है। अगर आप अपनी क्लास में 8th 9th 10th 11th 12th में मान लिया आपने खूब जोर लगाया और खूब जोर लगा के भी आप क्लास में 10वें नंबर पर ही आ रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्कोरिंग कैपेबिलिटी कम है। या तो आपने कहा तो मैं तो कुछ कभी पढ़ता ही नहीं था जी, मैं तब भी 10वां आया, तब तो ठीक है। पर अगर आपने बेस्ट ट्राई कर लिया और उसके बाद भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि आपकी एग्जाम में, रिटन एग्जाम्स में स्कोरिंग कैपेबिलिटी कम है। तो मे बी दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, आप दूसरा जगह ट्राई करो ना। अब जैसे मेरे मैथमेटिकल स्किल ज़्यादा है, पर मेरे को 3D स्किल्स मेरी अच्छी नहीं है, मैं रास्ते भूल जाता हूँ। या कुछ और हो सकता है, जो मेरा ड्राइवर है उसकी और स्किल किसी और में अच्छी है, कुक की और में अच्छी है। तो हम लाइफ में, ये ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी एक रास्ते 50 हैं आजकल। तो क्रिएटिव डिजाइनिंग में इतने रास्ते हैं, लॉ है और बहुत सारे फील्ड आ गए लाइफ में। तो मैं ये कहूँगा कि हमको ज़बरदस्ती, ये मेरी एडवाइस है कि हम एक स्वोट एनालिसिस जरूर करें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो अगर मैं सब कुछ फुल अटेम्प्ट करते हुए भी स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, टॉप लेवल में नहीं आ पा रहा हूँ, तब मेरे को ज़बरदस्ती इसमें डालना ठीक नहीं रहेगा। एक बार आपने डिसाइड कर लिया यस मेरी कैपेबिलिटी है यहाँ आने की, फिर अगर आप डेडिकेटेड लगते हैं और फुल्ली प्रॉपर प्लान से लगते हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, मैं इसको ऐसे सोचता हूँ, नंबर 1 इज़ योर एप्टीट्यूड, जिसको मैं हेरिडिटी से जोड़ रहा हूँ। जो एप्टीट्यूड फॉर व्हाट सर? एकेडमिक्स? फॉर एकेडमिक्स। ओके। एप्टीट्यूड फॉर स्कोरिंग इन द एग्जाम, वो मोस्टली हेरिडिटी है, ये मैं मानता हूँ। उसके बाद हार्ड वर्क, योर एप्टीट्यूड ऑफ ए सब्जेक्ट, कि जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, फिर हार्ड वर्क, फिर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, योर टाइम मैनेजमेंट, योर रीडिंग स्किल्स, योर राइटिंग स्किल्स, कितना स्मार्टली आप राइट करते हो आंसर, कितना स्मार्टली आपकी रीडिंग स्किल्स है जिससे आपकी मेमोरी बेटर हो, टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है, आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है, ये सब स्मार्ट वर्क है। तो ये सब चीज़ें जब होंगी ना, ये तब जा कर के आप टॉप लीग में आओगे, जब सिलेक्शन पॉसिबल होगा। तो मैं पहले स्टेज पे इसलिए कह रहा हूँ कि जिसका जो सब कुछ करके भी जिसके मार्क्स नहीं आते हों 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक, फिर उसको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर आप सचमुच में इस हाई स्कोर के रेंज में रहते हो, मैंने कहा 15 लाख में से 1000 में आना है, तो कुछ बच्चों का खेल नहीं है। तो 100 की क्लास में तो आपको टॉप 5 में तो आना ही पड़ेगा ना, है? तो उसमें फिर हम अगर लगेंगे डेडिकेशन से और मोटिवेशन से, फोकस्ड होके अर्जुन की तरह, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे? सर मेरी तो एक्चुअली कहानी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरे तो स्कूल में कभी ना मार्क्स आए, ना मुझे कुछ समझ में आया पढ़ाई में। सेम फॉर कॉलेज तो मैं बेरली गया, राइट? बेरली। फिर आपने ट्राई नहीं किया होगा ना? हाँ, मुझे भाया नहीं सर वो सिस्टम, इट नेवर अपील्ड। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। देखिए, इसका मतलब आप में आईक्यू था, किंतु आपने कभी उसमें नंबर लाने की चेष्टा नहीं की। चेष्टा तो थी सर, होता चेष्टा की थी, होता नहीं था। फिर यूपीएससी में कैसे हो गया? सर यूपीएससी में इसलिए हो गया क्योंकि मुझे यूपीएससी में मज़ा आने लगा। ये जो पढ़ाई का फॉर्मेट था कि कोई सर पे तलवार लेके नहीं तो खड़ा ये है। भी एक थ्योरी है आपकी, बिल्कुल सही, अच्छा बोला आपने। मैं भी यूपीएससी से पहले कभी नहीं पढ़ा लाइफ में, और यूपीएससी में मैंने इतना पढ़ा कि जो मतलब इम्पॉसिबल, डेली 14 आवर्स, 2 साल, वो भी 2 साल लगातार, और उससे पहले कभी नहीं पढ़ा, सोचो। तो ये बात आपने सही कही कि उसमें मज़ा आने लग गया। इसका मतलब पहली पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। तो ये भी मुझे देखना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल ही उनको बोझ लग रहा है, फिर वो कभी पास नहीं होगा। उसको उस इंजॉयबिलिटी के रेंज में आना चाहिए कि मुझे अच्छा लग रहा है, तभी तो आप, भाई जब आपका मन लग रहा है तभी तो उसमें स्कोर आएगा। ऐसे वैसे एक एग्जाम्पल और मुझे मिला था, भास्कर राव 90 बैच का आईपीएस है, 8th क्लास में फेल हुआ। अच्छा। हाँ, और फिर उसने आईपीएस क्रैक किया। तो मैंने पूछा कैसे हुआ, तब तक 12th फेल नहीं आई थी, इन 2015 की बात है जब मेरी उससे बात। कहता है कि सर मेरे को ना
ठीक है, मन नहीं लगता था क्लास में, मैं फेल हो गया। उसके बाद सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, इवन माई फ्रेंड्स। तो मुझे इतना ख़राब लगा, यार ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? तो एवरीवन रिजेक्टेड हिम। तो दैट फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, दैट गॉट हिम द फायर टू क्रैक इट, कि मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ, आई कैन डू इट। तो आपका जो कारण रहा होगा शुरू में मार्क्स नहीं आने का, तो कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्ट है, आपको मज़ा नहीं आता होगा। कैपेबिलिटी आप में थी, बट आपने उसको उसमें अपने को इन्वॉल्व नहीं किया। मुझे लगता है सर समहाउ एजुकेशन सिस्टम वो नहीं करवा पाया जो चाहिए था। माई रिक्वायरमेंट्स वर डिफरेंट इन द क्लासरूम एंड आई वाज नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट फॉर्मेट। ओके। और कभी वो चाहिए मिला नहीं थोड़ा सा। और ये बात आपकी सच है, जब हम यूपीएससी तैयारी करते हैं ना, तो हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना अटैच्ड हो जाते हैं, यानी कितना नॉलेज हमें आने लगता है। हमें लगता है यार ये तो कितनी बढ़िया चीज़ है, हम पूरे देश को कैसे चला रहे हैं, पॉलिटी सिस्टम क्या है ना, तो वो अच्छा लगने लगता है। अगर सर वो ये फीलिंग आ गई फिर तो मतलब काम हो गया। फिर तो काम हो गया। तो ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो पेरेंट्स को रियलाइज़ कर लेना चाहिए। कई बार ये जो 6 साल के 6 अटैम्प्ट हुए ना, बहुत गलत हो गया मुझे लगता है। कई बार बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, 6 साल बाद फिर कहाँ जाएंगे भाई, सारे तो होने नहीं सिलेक्ट। सर ये तो 2 से 3 से ज़्यादा 3 अटैम्प्ट होते थे मैक्सिमम, 4, उसके बियॉन्ड तो बहुत, इट शुड नॉट। वो एक टॉर्चर है। मतलब एपिसोड में एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो सर ये है कि आपने जो बताया सर पावर के बारे में, एरोगेंस के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, नेचर के बारे में, तो सर एक कोशिश ये रहती है कि कोई ऐसी चीज़ बताई जाए जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखा सकता या नहीं सिखाता। सर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे आज के यूथ को जो 18 से 20-25 साल की उम्र के हैं, जो अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, सफलता ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है, कोशिश की तरफ चल रहे हैं, और ये सब के सब फैक्टर्स उनके दिमाग में हैं क्योंकि वो जानना चाहेंगे आपसे। मैं उनको एक तो बोलूँगा IQ और EQ ये समझ लें कि लाइफ में इनिशियल सक्सेस के लिए IQ की ज़रूरत है, किंतु टॉप लेवल पे सक्सेस के लिए EQ की ज़रूरत है। जितना आपका इमोशनल क्वोशंट हाई होगा, इमोशनल क्वोशंट हाई होने का मतलब है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, आप लोगों के इमोशंस को समझ पाते हैं, उसके हिसाब से अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उनके इमोशंस को मैनेज करते हैं, तो आप उतना ही लाइफ में ना लीडरशिप रोल्स में आगे बढ़ेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट रोल्स हों, चाहे टेक्निकल रोल्स हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हों। तो EQ थोड़ा बेटर रखेंगे हम, तो हमें हमेशा लाइफ में सपोर्ट मिलेगा। दूसरा ये है कि एक रास्ता अगर हमारा नहीं चल पा रहा, एक रास्ता बंद हो गया, तो फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। एक रास्ता बंद है तो दूसरे भी 10 रास्ते हैं आपके लिए, इसको याद रखें। तीसरा ये है कि हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हमें उसमें बिलीफ रखना है और हमें अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना है कि मैं कहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, और उसी में जाएंगे ना। जब मेरे कैरियर गोल्स मेरे दिल और मेरे दिमाग दोनों से अलाइन होंगे, वो बेस्ट कैरियर होगा। बिल्कुल। तो हमें ब्लाइंडली किसी और, वो बंदा सिविल सर्विस दे रहा है तो करना है, वो ब्लाइंडली करने की ज़रूरत नहीं है। ये बंदा क्रिकेटर बन रहा है और मेरा क्रिकेट में नैक ही नहीं है, तो कभी सफल नहीं होऊंगा मैं। तो मुझे वो अपने खुद को पहचानने की भी ज़रूरत है और फिर अपने पे भरोसा करने की ज़रूरत है, तो रिजल्ट जरूर आएंगे। सर आपने जो सब बातें बताई उसमें से एक मैं ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। हाँ। सादगी सर, जो आपकी खुद की एक बड़ी ट्रेट है, आई फाइंड इट वेरी स्ट्राइकिंग एंड वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी अप्रिशिएबल। ह्यूमिलिटी है सर, इतनी पावर। थैंक यू सो मच। और इतना ये मैंने नीरज में बहुत अच्छे लेवल पे देखे, बहुत भी ह्यूमिलिटी है, नो एरोगेंस। जबकि छोटे छोटे एथलीट एक छोटा सा टूर्नामेंट जीत के आते हैं, इतने माल्यार्पण कराते घूमते हैं, तो मेरे को कभी कहीं लगता है कि यही लोग यही इसको ले डूबेगा है, क्योंकि भाई उसे भी तो बहुत काम करना है। जी सर। तो जो भी आपको देख के इंस्पायर होता है IPS ऑफिसर बनने के लिए, मुझे लगता है उसको ये भी सीख लेना चाहिए साथ में। थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर कमिंग, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू, थैंक यू सर।